है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो सबसे पहला वाला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो आपको एनसीईआरटी से रीड करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। और उसमें बेटा जो एक्चुअल में है क्या, ये जो मेन चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसी का वहाँ पे ना समरी दिया हुआ है बहुत शॉर्ट में। तो वहाँ पे जो समरी दिया है वही आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म्स। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपने एंजियोस्पर्म में भी पढ़ा था प्लांट किंगडम में, और मार्फोलॉजी में भी बहुत कुछ आपने पढ़ा था। तो फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड कंडेंस फॉर्म ऑफ सूट होता है। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, उनका ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, पार्ट्स। नॉन एसेंशियल पार्ट, इसको एसेसरी पार्ट भी बोलते हैं, दूसरा एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव पार्ट। नॉन एसेंशियल में कैलिक्स है, कैलिक्स सेपल्स, दूसरा है कोरोला, पेटल्स के लिए यूज होता है कोरोला शब्द। एसेंशियल पार्ट मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रूसियम ये स्टमेंस होता है। गायनोसियम ये पिस्टिल या कार्पेल होता है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, मेल सेक्स ऑर्गन। ये सब मार्फोलॉजी में बता चुके हैं आपको। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और अब इस पूरे चैप्टर को ध्यान देना, इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन के पहले का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आप स्टमेन, पिस्टिल, ओव्यूल ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है, पॉलिनेशन ये सब पढ़ोगे। उसके बाद फिर आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ोगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद पोस्ट रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। रिप्रोडक्शन के बाद जैसे इम्ब्रियो का बनना, एंडोस्पर्म का बनना, ये सब रिप्रोडक्शन के बाद होगा। फ्रूट का बनना, सीड का बनना, ये सब फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के बाद का इवेंट है ना, वो सब पढ़ोगे। फिर उसके बाद एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी ये सब पढ़ोगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है काफ़ी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में। तो फ्लावर क्या है? सूट का मॉडिफिकेशन होता है बेटा। तो सेवरल हार्मोनल चेंजेज अकर्स, सेवरल हार्मोनल चेंजेज अकर्स। जब फ्लावरिंग होना होता है तो बहुत तरीके का हार्मोनल चेंजेज होता है। सेवरल हार्मोनल चेंजेज अकर्स विच लीड टू द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम होता है बेटा, प्राइमोडियम मतलब एंसेस्टर, इनिशियल स्टेज है। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में, और फिर उसी फ्लोरल मेरिस्टेम या प्राइमोडियम से इन्फ्लोरेसेंस बनता है। इन्फ्लोरेसेंस से ही फ्लोरल बड बनेगा और उसी से फ्लावर निकलेगा। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, फ्लोरिजन होता है, हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन। तो ये सब हार्मोनल चेंजेज होता है जिसकी वजह से ये फ्लावरिंग होता है, फ्लावर बनता है, ठीक है। तो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में। तो आप इसको नोट करिए। फिर हम ये जो प्रो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और इवेंट है, सबसे पहले इसमें हम स्टमेन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, रिप्रोडक्शन के पहले का स्ट्रक्चर और इवेंट्स हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हम करते हैं मेल से, स्टमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। ये हम मेल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जो स्टमेन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टमेन जो होता है बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम स्टमेन्स के बारे में बात करते हैं, इसके बाद फिर हम पिस्टिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टमेन जो होता है, स्टमेन ध्यान देना, स्टमेन में एंथर होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन्स बनता है। तो स्टमेन के 2 पार्ट होते हैं। ये स्टमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टमेन के 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है, द फर्टाइल पोर्शन ऑफ द स्टमेन इज कॉल्ड एंथर। स्टमेन का जो फर्टाइल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एंथर। और फिलामेंट लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है, ये डंडी जो आपको दिख रहा है ये फिलामेंट है।
मोस्ट कॉमनली, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको मार्फोलॉजी में और उधर एंजियोस्पर्म में भी बता चुके हैं। मोस्ट कॉमनली एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। मोस्ट कॉमनली एंथर जो होता है, एंथर इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड को डाइथीकस भी बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है एंथर में। एक्सेप्शन है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली यूनिलोब्ड होता है, मोनोथीकस भी बोलते हैं इसको। इसमें सिर्फ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है बस, बाइस्पोरेंजिएट होता है ये। एंथर लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है। तो आप देखेंगे बेटा, ये एंथर है, ये पीला वाला, और ये बैगनी वाला फिलामेंट है। फिलामेंट का ये डिस्टल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड मतलब जो नज़दीक है। प्रॉक्सिमल एंड ये किससे अटैच होगा? थैलमस से। ये थैलमस से अटैच होगा या फिर पेटल से अटैच होगा। ज़्यादातर केसेस में थैलमस से अटैच होता है। सोलेनेसी फैमिली में, ब्रिंजल वाले फैमिली में, ये पेटल से जाके अटैच हो जाता है, एपीपेटलस कंडीशन हो जाता है। ये जो डिस्टल एंड होता है ये एंथर को होल्ड करता है। तो एंथर में आप देखोगे ना, एक लोब ये है, एक लोब ये है। तो एंथर में ये 2 लोब हो गए बेटा, ये 2 लोब्स हो गए। और एक लोब में आप देखोगे, एक लोब में ऐसे एक, और ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, दूसरे में भी ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये कुल मिला के ना 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए ये। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया प्लूरल है, स्पोरेंजियम सिंगुलर है ना ये। तो एक लोब में 2, दूसरे में भी 2, कुल मिला के 2 लोब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाते हैं एक एंथर में कॉमनली। मालवेसी फैमिली एक्सेप्शन था, हम बता चुके थे ना। तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बेटा पॉलन ग्रेन्स बनता है, अभी हम बात करेंगे। तो ये 3D स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे हमने 3D स्ट्रक्चर दिखा रखा है स्टमन का। ये फिलामेंट है, बाकी आपको ये एंथर वाला पोर्शन दिख रहा है। तो एंथर में देखिए, ये 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। ये लोब बना हुआ है, लोब, और ये कॉर्नर भी माइक्रोस्पोरेंजियम है। बीच में एक स्टेराइल वैस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। ये टिश्यू होता है कनेक्टिव। ये स्टेराइल वैस्कुलर टिश्यू होता है जो दोनों लोब को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है या कनेक्ट करता है, हम बोल सकते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं इसको ना। इसका नाम है कनेक्टिव। ये कनेक्टिव होता है। तो ये बैगनी कलर में लाइन ऑफ डेहिसेंस दिखा रखा है, यहीं से एंथर रप्चर होगा, डेहिसेंस होगा। तो ये जो पॉलन, ये जो आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर पे ये पॉलन सैक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनता है। तो एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, 4 कोने होते हैं, इसमें कॉर्नर्स होता है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एट कॉर्नर्स मतलब 4 कोने हैं, हर एक कोने में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो 4 कोने हैं तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएगा टोटल। तो एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम हर कोने पे होता है। ये जो कनेक्टिव है बेटा, कनेक्टिव क्या है? कनेक्टिव स्टेराइल वैस्कुलर टिश्यू है, स्टेराइल वैस्कुलर टिश्यू जो एक लोब को दूसरे लोब से कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। विच कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है टू लोब्स, दोनों लोब को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, आप ये बना लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। जब बना लीजिए तो बेटा होता क्या है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में आप देखोगे, ये हटा दें, बन गया होगा। तो ये जो पॉलन सैक होता है बेटा, आप देखिएगा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम,
माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में आप देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और स्पोरोजिनस टिश्यू ये डिप्लॉयड होता है 2n। इसी से ही बनता है, इसी से बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है स्पोरोजिनस टिश्यू से। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं मियोसिस से, माइक्रोस्पोर्स। और फिर ये जो माइक्रोस्पोर्स है ना, 4 बनते हैं इसलिए नाम टेट्राड है। इनमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस से बनता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बनता है। तो ये बताइए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं ये आपके सामने हमने दिखा रखा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा। एंथर वॉल, जो एंथर होता है बेटा, आप देखेंगे जो एंथर होता है, एंथर में 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 एंथर के वॉल में 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 चीज़ें हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। ये एंथर का आउटर मोस्ट एक ही लेयर का होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। इसके जस्ट अंदर होता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो होता है ये एपिडर्मिस के जस्ट अंदर होता है। सेल्स ऑफ दिस लेयर कंटेन्स फाइब्रस बैंड्स ऑफ अल्फा सेलुलोज। ध्यान देना, एंडोथीसियम का जो सेल होगा उसमें, उसके लेयर में अल्फा सेलुलोज बैंड्स होते हैं, बैंड्स फाइब्रस होता है। और ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। ध्यान देना, अल्फा सेलुलोज बैंड जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये एराइज कहाँ होता है अल्फा सेलुलोज बैंड, कहाँ से? एराइज फ्रॉम द इनर टेंजेंशियल वॉल, एंडोथीसियम के इनर वॉल से रिलीज होता है, विच हेल्प इन द डेहिशंस ऑफ एंथर। तो जो एंडोथीसियम होता है इसके वॉल पर अल्फा सेलुलोज बैंड होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे एंथर रप्चर हो जाता है, फट जाता है, पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है ना। तो ये डेहिशंस में हेल्प करता है एंडोथीसियम। अल्फा सेलुलोज बैंड्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। ध्यान देना, जो अल्फा सेलुलोज बैंड होता है ये एक्वेटिक प्लांट्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट तो खुद ही पानी में है, तो उनको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्या ज़रूरत है ना। और ये जो एंडोथीसियम है, एपिडर्मिस की तरह एंडोथीसियम भी, एंडोथीसियम इज ऑल्सो सिंगल लेयर्ड, ये भी सिंगल लेयर्ड होता है। एंडोथीसियम के जस्ट अंदर होता है मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर होता है बेटा, ध्यान देना, जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर्स बोलना ज़्यादा बेटर है, मिडिल लेयर्स, क्योंकि इसमें 2 से 3 लेयर होते हैं, 2 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये एफीमेरल होता है, एफीमेरल, एफीमेरल मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड, डीजनरेट हो जाएगा ना, रप्चर हो जाएगा, डीजनरेट हो जाता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो ये मिडिल लेयर जो होता है सेंटर ऑफ स्टोर्ड फूड होता है, ये सेंटर ऑफ स्टोर्ड फूड होता है ये। तो इसके अंदर मिलेगा आपको टैपेटम। टैपेटम जो होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। देखिए 4 लेयर था, ये सबसे अंतिम लेयर है। इट सराउंड्स स्पोरोजिनस टिश्यू, ये स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है। ये सिंगल लेयर होता है। ये करता क्या है ना, मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। मिडिल लेयर में जो फूड रहता है वो टैपेटम में आ जाता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंगल लेयर्ड होता है टैपेटम। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो टैपेटम के सेल्स होते हैं, टैपेटम के सेल्स ऑफ द टैपेटम, एक ही लेयर में कई सारे सेल्स होंगे ना। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉयड। टैपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, पॉलीप्लॉयड होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दे प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, माइक्रोस्पोर्स को और मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिटिव होता है टैपेटम। तो देखिए सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के अंदर होता है टैपेटम, और टैपेटम सराउंड करता है स्पोरोजिनस टिश्यू को, और स्पोरोजिनस टिश्यू से ही बेटा बनता है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू से ही बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही, माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होता है जिससे बनता है माइक्रोस्पोर्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जिससे माइक्रोस्पोर्स बने, इसी प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। या आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए बेटा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड फ्रॉम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों एक ही है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है, और इसी में मियोसिस होता है बेटा, जिससे माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मियोसिस से बनते हैं 4 होते हैं ना। तो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, इसलिए नाम पड़ गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर्स का बनना, ये हैप्लॉइड होंगे। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड अरेंजमेंट। ये जो माइक्रोस्पोर्स टेट्राड होते हैं बेटा, इनका अरेंजमेंट 5 तरीके से होता है। टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, टी शेप्ड, लीनियर और डेकुसेट, 5 तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। टेट्राहेड्रल इस तरीके से दिखेगा, तो तीनों माइक्रोस्पोर आपको दिख रहा है, चौथा माइक्रोस्पोर नहीं दिख रहा है, क्योंकि चौथा जो होगा इसके जस्ट पीछे होगा। ये आइसोबाइलेट्रल है, ये टी शेप्ड है, टी के आकार में है, ये लीनियर है, ये डेकुसेट है। इसमें ना 2 आपस में देखो फ्यूज्ड रहते हैं, फ्यूज्ड डेकुसेट। तो होता क्या है, एक प्लांट है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ध्यान देना, एक प्लांट है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, इसमें ना, इसमें ऑल 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड अरेंजमेंट प्रेजेंट, 5 के 5 तरीके के टेट्राड इसमें मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, ये 5 आपको अरेंजमेंट दिख रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस होता है, मियोसिस पढ़ा है आपने सेल डिवीजन में, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, 2 सेल बनेंगे। फिर मियोसिस सेकंड होगा, उसमें फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर 2 से 4 सेल बन जाते हैं। तो मियोसिस में एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड, और दोनों में एक होता है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है। तो इसमें देखिएगा साइटोकाइनेसिस, जो ये पॉलन मदर सेल है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से होता है। एक होता है सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, एक होता है साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। ये जो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे इसमें जब मियोसिस होता है, तो मियोसिस में साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से होता है, एक सक्सेसिव होता है, एक साइमल्टेनियस होता है। सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस क्या है, मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस हुआ, तुरंत साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर तुरंत साइटोकाइनेसिस हो गया। मतलब हर एक मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस के साथ में साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। साइमल्टेनियस टाइप क्या होता है, साइमल्टेनियस टाइप में मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों में कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब दोनों कैरियोकाइनेसिस लगातार हो गए। अब बाद में इकट्ठे ही साइटोकाइनेसिस होगा, और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, 4 सेल बनेंगे, ये है। तो देखिए साइटोकाइनेसिस इन पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में अकर आफ्टर ईच मियोसिस, तो इसको बोलेंगे सक्सेसिव टाइप, ये एडवांस टाइप का है सक्सेसिव वाला। देन आइसोबाइलेट्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रोड्यूस्ड, अगर सक्सेसिव टाइप का हो रहा है तो आपको बेटा आइसोबाइलेट्रल मिलेगा। एग्जाम्पल है मोनोकॉट, ये एडवांस टाइप का है। या फिर और साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर बोथ मियोसिस,
मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों का कैरियोकाइनेसिस हो गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप। 10 टेट्राहेड्रल आपको मिलेगा, इस टाइप वाला मिलेगा टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड आर प्रोड्यूस्ड, ये आपको मिलेगा डाइकॉट्स में। एक प्लांट है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, इसमें ना 5 के 5 ऑल 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड अरेंजमेंट प्रेजेंट। इसमें ना एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में आपको 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 तरह के टेट्राड आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा माइक्रोस्पोर तो बन चुका है, अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। व्हाट इज पॉलन ग्रेन्स, हम आपको बताने वाले हैं, आप इसको नोट कर लें, पहले लिख लीजिए आप इसको। ध्यान देना बेटा, पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन होता है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। द सेल वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। जो पॉलन ग्रेन होता है या माइक्रोस्पोर होता है, इसके वॉल में 2 लेयर होता है। इसका जो वॉल होता है उसको बोलते हैं स्पोरोडर्म, उसमें 2 लेयर होता है, एक होता है एक्साइन, एक होता है इंटाइन। तो हेडिंग डाला है हमने पॉलन वॉल्स या स्पोरोडर्म्स। तो 2 लेयर है एक्साइन। एक्साइन जो होता है पॉलन ग्रेन में, एक्साइन ये आउटर लेयर होता है पॉलन ग्रेन का, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है बेटा। स्पोरोपोलिनिन जो होता है इज फैटी सब्सटेंस, ये फैटी सब्सटेंस होता है, ये बहुत ही हार्ड केमिकल होता है, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट केमिकल माना जाता है। इट इज़ हार्डेस्ट केमिकल नोन, ये हार्डेस्ट केमिकल माना जाता है। रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन, मतलब ये केमिकल से ट्रीटमेंट करो, एल्कली ट्रीटमेंट करो, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करो, बायोलॉजिकल या फिजिकल स्ट्रेस दोगे, ये कभी डिकम्पोज नहीं होगा। ये हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली ट्रीटमेंट को भी ये रजिस्ट कर सकता है, ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसी के हेल्प से बेटा जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन के एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन है, तो पॉलन ग्रेन कभी डिग्रेड नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी डिकम्पोज नहीं होता, फॉसिल बन जाएगा, रॉक के नीचे दब के फॉसिलाइज्ड हो जाएगा, लेकिन कभी डिकम्पोज नहीं होगा। किसकी वजह से? स्पोरोपोलिनिन की वजह से। स्पोरोपोलिनिन हेल्प्स इन द फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, फॉसिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पिछले साल नीट में आ चुका है कि स्पोरोपोलिन पिछले साल स्पोरोपोलिनिन हेल्प्स इन द फॉसिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कभी डिग्रेड नहीं होने देगा। तो इट हेल्प्स इन द फॉसिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। नो एंजाइम्स कैन डिग्रेड इट, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। पॉलन किट, पॉलन किट क्या है आप देखिए, पॉलन किट क्या है? पॉलन किट इट इज़ द स्टिकी लेयर प्रेजेंट आउटसाइड मैच्योर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के चारों तरफ स्टिकी लेयर होता है जिसको बोलते हैं पॉलन किट, ठीक है। इट इज़ स्टिकी लेयर प्रेजेंट आउटसाइड मैच्योर पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज। बहुत सारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं, मतलब बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो उनके चारों तरफ एक्साइन के बाहर आउटर वॉल पे आप देखोगे ना, बाहर की तरफ स्टिकी मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं पॉलन किट, ये लिपिड नेचर का होता है। टैपेटम इसी को सिक्रीट करता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टैपेटम। पॉलन किट का काम क्या है? पॉलन किट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये कलर्ड होता है, कलर्ड, ये कलर्ड होता है, ये पॉलन इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और स्टिकी है तो इंसेक्ट से चिपक जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। एक तो ये अट्रैक्शन करेगा और चिपक जाएगा, स्टिकी होता है, और दूसरा ये पॉलन ग्रेन को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन भी देता है, बचाता भी है। ये हर एक प्लांट के पॉलन ग्रेन में नहीं होगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन में होगा ये, प्लांट के पॉलन ग्रेन में। एक्साइन हैज कंपेटिबिलिटी प्रोटीन्स, जो एक्साइन होता है, एक्साइन के ऊपर कंपेटिबिलिटी प्रोटीन्स भी होता है, और ये कंपेटिबिलिटी प्रोटीन्स टैपेटम ही सिक्रीट करता है, रिलीज करता है। कंपेटिबिलिटी प्रोटीन्स जो होता है ये अपने ही स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड करेगा तभी जर्मिनेट करने देगा पॉलन ग्रेन को, दूसरे के ऊपर नहीं। एक्साइन इज 2 लेयर्ड, ये आउटर लेयर एक्साइन था, अब एक्साइन में भी 2 लेयर होगा बेटा, 2 लेयर्ड, एक्टेक्साइन और इंडेक्साइन। मतलब एक्साइन में भी एक बाहर की तरफ लेयर होता है कि अंदर की तरफ। बाहर वाले को बोलेंगे एक्टेक्साइन या सेक्साइन, अंदर वाले को इंडेक्साइन या नेक्साइन।
तो ये जो एक्टेक्जाइन होता है हाईली स्कल्पचर्ड होता है, मतलब इसका डिजाइन होता है, पैटर्न होता है। एक्टेक्जाइन का हाईली स्कल्पचर्ड मतलब इसका डिजाइन होता है, पैटर्न होता है, और उसी को यूज किया जाता है टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है आउटर लेयर का। और ये जो इंडेक्साइन या नेक्साइन है, एक्साइन का अंदर वाला लेयर, नॉट स्कल्पचर्ड, ये स्कल्पचर्ड नहीं है, इसका कोई टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है। अब एक्साइन के बाद जो दूसरा इनर लेयर है वो है, ये एक्साइन आउटर था, आउटर में भी 2 बताया था। अब दूसरा है एंटाइन। एंटाइन जो होता है इनर लेयर होता है, ये पेक्टोसेलुलोजिक होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। जो इंटाइन है ये पेक्टोसेलुलोजिक होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। अब देखिए पॉलन ग्रेन बेटा कई टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोरोडर्म, ऑन द बेसिस ऑफ ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मपोर। एक्चुअली जर्मपोर, एक्चुअल में जर्मपोर क्या होता है, जर्मपोर को बर्थपोर भी बोलते हैं। पॉलन ग्रेन में आप देखोगे ना, पॉलन ग्रेन में बीच बीच में पोर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर या बर्थपोर। तो जर्मपोर से ही पॉलन ट्यूब निकलता है। तो देखिए मोनोकॉल्पेट, मोनोकॉल्पेट पॉलन ग्रेन का मतलब पॉलेंस हैविंग ओनली 1 जर्मपोर, जैसे मोनोकॉट में मिलेगा मोनोकॉल्पेट। बाइकॉल्पेट मतलब 2 जर्मपोर होता है, ये रेयर टाइप का होता है। ट्राइकॉल्पेट मतलब 3 जर्मपोर्स जिस पॉलन ग्रेन में हो। तो स्पोरोपोलेनिन, अच्छा ट्राइकॉल्पेट आपको मिलेगा डाइकॉट में, ज़्यादातर में ट्राइकॉल्पेट होता है। स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट एट जर्मपोर्स, और स्पोरोपोलिन एब्सेंट है तो इधर से ही पॉलन ट्यूब एराइज फ्रॉम जर्मपोर, जर्मपोर से ही पॉलन ट्यूब एराइज होता है। आप ये बना लीजिए बेटा, लिख लीजिए, बना लीजिए आप इसको अच्छे से, पहले इसको आप बना लें, लिख ले। तो देखिए एक हम छोटा सा स्ट्रक्चर बना दें पॉलन ग्रेन का, तो आप देख लें इसमें तो देखिए ये एक्साइन है, ये अंदर वाला लेयर जो है ना ये एंटाइन है। ये आपको जो दिख रहा है, ये पोर दिख रहा है ना, ये जर्मपोर है। जर्मपोर को ही हम बर्थपोर भी बोलते हैं। और इसी से आप देखोगे पॉलन ट्यूब एराइज, इधर से ही पॉलन ट्यूब एराइज होता है बेटा, जर्मपोर से ही पॉलन ट्यूब एराइज होता है। ठीक है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन नहीं है यहाँ पे, अगर स्पोरोपोलिनिन होता तो रोक लेता, इसको निकलने ही ना देता। तो बर्थपोर या जर्मपोर से ही पॉलन ट्यूब निकलता है, याद रखना। और आप देखोगे बेटा एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब निकलता है। आप देखोगे ना एक टर्म यूज होता है मोनोसाइफनस, मोनोसाइफनस पॉलन ग्रेन। मोनोसाइफनस पॉलन ग्रेन क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, साइफन मतलब होता है ट्यूब, मोनो मतलब सिंगल, साइफन मतलब ट्यूब। मोनोसाइफनस पॉलन ग्रेन का मतलब एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब निकलता है, सिंगल पॉलन ट्यूब arising from each pollen grain, इसको बोलते हैं मोनोसाइफनस पॉलन ग्रेन। एग्जाम्पल ये आप देखोगे मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर प्लांट में यही मिलता है। एक टर्म यूज होता है पॉलीसाइफनस, पॉलीसाइफनस पॉलन ग्रेन। पॉलीसाइफनस पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलीसाइफनस पॉलन ग्रेन का मतलब है एक से अधिक, मोर देन वन, दो निकल जाए, जैसे मोर देन वन पॉलन ट्यूब एराइजिंग फ्रॉम ए पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन से अगर एक से अधिक पॉलन ट्यूब निकले तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइफनस।
एग्जाम्पल है जैसे मालवेसी में, मालवेसी फैमिली में आपको ऐसे मिल सकता है, जैसे मालवेसी फैमिली में आता है चाइना रोज, गुड़हल में आपको ऐसे मिल सकता है। ठीक है, आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, आप इसको पहले लिख लीजिए। मेल गैमेटोफाइट एंड इट्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बेटा हम मेल गैमेटोफाइट और इसके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होता है, आपने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स बनता है। तो माइक्रोस्पोर जो होता है फर्स्ट सेल होता है मेल गैमेटोफाइट का। और पॉलन ग्रेन इज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट होता है। माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनता है। तो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का दो तरीका है, टू मेथड्स है। देयर आर टू मेथड्स फॉर मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। एक है इन सिटू डेवलपमेंट, इन सिटू मतलब ऑन साइट। दूसरा है एक्स सिटू डेवलपमेंट मतलब ऑफ साइट। इन सिटू का मतलब इनसाइड एंथर, एक्स सिटू का मतलब ऑन स्टिग्मा सरफेस। अगर स्टिग्मा सरफेस पे हो रहा है तो एक्स सिटू है, अगर एंथर के अंदर ही हो रहा है तो इन सिटू है। ठीक है, तो बेटा है क्या, ये जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है। तो माइक्रोस्पोर एक सेल है, उसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा तो दो सेल बनेगा, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। ठीक है, दो सेल बना। फिर जनरेटिव सेल में सेकंड माइटोसिस होगा जिससे दो मेल गैमेट बनेगा। अब बताइए, अब इस टाइम पे कितने सेल हैं टोटल? 3 सेल है। एक वेजिटेटिव सेल हो गया, दो मेल गैमेट हो गया, टोटल 3 सेल हो गया। तो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, और 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो फिर से सुन लो, माइक्रोस्पोर एंथर के अंदर ही है। माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, माइक्रोस्पोर एन है, माइटोसिस होगा, माइटोसिस से 1 से 2 सेल बन जाएंगे, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। अब इस 2 सेल वाले माइक्रोस्पोर को बोलते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन या इमैच्योर या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। मैच्योर पॉलन ग्रेन को बोलते हैं इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट या इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट या मैच्योर पॉलन ग्रेन। 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। 2 सेल रहता है, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल में सेकंड माइटोसिस हो जाएगा जिससे 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। अब बताइए पॉलन ग्रेन कितने सेल का हो गया? 3 सेल का हो गया। 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। 3 सेल है, कौन कौन सा? 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल। तो बेटा हुआ क्या, इन 40% एंजियोस्पर्म्स, इन 40% एंजियोस्पर्म्स मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इज ओनली इन सिटू। मतलब 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड दोनों एंथर के अंदर ही हो जाता है। मतलब जब एंथर का रप्चर होता है और पॉलन ग्रेन निकलता है तो पॉलन ग्रेन में 3 सेल रहता है, 3 सेल, एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट्स, तो 3 सेल रहते हैं। इसका मतलब माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों एंथर के अंदर ही हो चुका है। तो केवल ओनली इन सिटू है यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। दैट इज माइटोसिस फर्स्ट एंड माइटोसिस सेकंड बोथ अकर्स इनसाइड द एंथर। ठीक है, व्हेन एंथर डेहिसन अकर्स पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड इन 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल रहेगा, 2 मेल गैमेट्स रहेंगे। तो अब जाके वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा। तो पहले ही 3 सेल है ना, तो 3 सेल्ड स्टेज में निकलता है। माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों पहले ही हो चुका है एंथर के अंदर ही, मतलब इन सिटू डेवलपमेंट होता है। और 60% में, इन 60% एंजियोस्पर्म्स, 60% मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, इन 60% एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन 2 सेल्ड स्टेज। पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में निकलता है। जब एंथर से निकलता है तो उसमें 2 सेल रहते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। 40% में 3 सेल था और 60% में 2 सेल है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। इसका मतलब माइटोसिस फर्स्ट एंथर के अंदर हुआ है इन सिटू,
जिससे दो सेल बने, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, और एंथर का डेhiscence हो चुका है, पॉलन ग्रेन बाहर निकल चुका है। अब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा और उसमें जनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोसिस होगा, जिससे दो मेल गैमेट बनेंगे। तो ये एक्स सिटू हो गया, मतलब पहला माइटोसिस इन सिटू था, दूसरा माइटोसिस एक्स सिटू होगा 60% केस में। मतलब 60% केस में दो मेल गैमेट कहाँ बनेंगे? स्टिग्मा के सरफेस पे बनेंगे ना। तो ये इन सिटू और एक्स सिटू दोनों हो जाएगा। 10 मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इज बोथ एक्स सिटू एज वेल एज इन सिटू। एक्स सिटू क्यों बोला? क्योंकि दो सेल, पहला माइटोसिस कहाँ हुआ था? एंथर के अंदर ही, जिससे माइक्रोस्पोर से वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बना, और फिर एंथर रप्चर हुआ, पॉलन ग्रेन बाहर निकला, और जब निकला एंथर के ऊपर पहुंचा तो वेजिटेटिव सेल में सेकंड माइटोसिस हुआ स्टिग्मा के ऊपर, जनरेटिव सेल में सेकंड माइटोसिस हुआ स्टिग्मा के ऊपर, दो मेल गैमेट्स बन गए। तो ये एक्स सिटू हो गया। तो इन सिटू भी था, एक्स सिटू भी था, दोनों था ना। तो आप इसको लिख लीजिए। बाकी हम बता देते हैं बेटा कि ध्यान देना, एक मेच्योर पॉलन ग्रेन बनने के लिए एक मियोसिस एक माइटोसिस चाहिए होता है, और एक मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए एक मियोसिस दो माइटोसिस की ज़रूरत होती है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, टू सेल्ड माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज मेच्योर पॉलन ग्रेन या फिर इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। मेच्योर पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अगर दो सेल है पॉलन ग्रेन में तो उसको बोलते हैं मेच्योर पॉलन ग्रेन या इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। दो सेल में क्या क्या? एक होगा वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। वन मियोसिस तो हम इसके पहले ही बता चुके हैं ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। तो वन मियोसिस, कहाँ पे मियोसिस? माइक्रोस्पोर मदर सेल में या पॉलन मदर सेल में। एंड वन माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर वन मेच्योर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। वन माइटोसिस, ये माइटोसिस कहाँ होगा? माइटोसिस माइक्रोस्पोर में होगा, और मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा ना। तो जब माइटोसिस होगा तो दो सेल बनेंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जिससे बन जाएगा मेच्योर पॉलन ग्रेन। मेच्योर पॉलन ग्रेन का मतलब इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो एक मियोसिस और एक माइटोसिस चाहिए होता है एक मेच्योर पॉलन ग्रेन बनने के लिए, और वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर वन मेच्योर मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। तो एक मियोसिस मदर सेल में हो जाएगा, बाकी दो माइटोसिस कहाँ होगा? एक माइक्रोस्पोर में होगा, जिससे दो सेल बनेगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। सेकंड माइटोसिस जनरेटिव सेल में होगा, जिससे दो मेल गैमेट्स बनेंगे। टोटल कितने सेल हो गए? 3 सेल। 3 सेल कैसे? एक वेजिटेटिव सेल, दो मेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर है बेटा, हैप्लॉइड है, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बना था मदर सेल से। एसिमेट्रिक माइटोसिस हुआ, जिससे ये दो सेल बने, टू सेल्ड। ध्यान दो, ये टू सेल्ड है, टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज का मतलब ये है मेच्योर पॉलन ग्रेन। मेच्योर पॉलन ग्रेन, ये मेच्योर पॉलन ग्रेन है। तो ये जो सेकंड माइटोसिस है, ये जो पहला माइटोसिस है बेटा, ये फर्स्ट माइटोसिस है। फर्स्ट माइटोसिस, ये फर्स्ट माइटोसिस है। कहाँ हुआ? इनसाइड एंथर, एंथर के अंदर हुआ, ठीक है। तो एसिमेट्रिक माइटोसिस हुआ, अनइक्वल माइटोसिस हुआ, जिससे दो सेल बने, दोनों का साइज अनइक्वल है। इन दो सेल्ड स्टेज वाले माइक्रोस्पोर को बोलते हैं मेच्योर पॉलन ग्रेन। दो सेल क्या है? एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, सो ऑल्सो कॉल्ड ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल बोलते हैं, क्योंकि यही आगे चल के पॉलन ट्यूब बनाएगा। अच्छा, दोनों सेल का प्लॉडी क्या होगा? एन है, क्योंकि ये एन से बना है, माइक्रोस्पोर से बना है, तो हैप्लॉइड होगा। तो वेजिटेटिव सेल जो होता है, सेल का साइज बड़ा होता है, देखिए लार्जर है, लार्जर न्यूक्लियस भी होगा इसका, हैज अबंडेंट रिजर्व फूड एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ये पॉलन ट्यूब बनाता है। जनरेटिव सेल जो होता है स्मॉलर सेल है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये डिवाइड करता है माइटोटिकली टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स, दो स्पर्म बनाता है। इसमें माइटोसिस होता है। तो ये माइटोसिस सेकंड माइटोसिस है बेटा, सेकंड माइटोसिस, ये सेकंड माइटोसिस है। तो होता क्या, हम आपको बता दें, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, जो अभी इसके जस्ट पहले हम लिखे थे, 60% केसेस में आप देखोगे बेटा
इन 60% एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जब, ध्यान देना, 60% एंजियोस्पर्म में पहला माइटोसिस एंथर के अंदर ही होता है, जिससे ये दो सेल बन जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और जब ये दो सेल बन गए ना, अब एंथर रप्चर हो जाता है और ये मैच्योर पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाता है। और निकल के ये कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा एंथर के सरफेस पे, और एंथर के सरफेस पे, निकल के ये स्टिग्मा के सरफेस पे पहुँचेगा पॉलन ग्रेन। और स्टिग्मा के सरफेस पे जब ये पहुँचा तो ये जो जनरेटिव सेल था, जनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोसिस हुआ, तो ये सेकेंड माइटोसिस कहाँ होगा? ऑन स्टिग्मा सरफेस। ये स्टिग्मा के सरफेस पे होगा बेटा, कितने में? इन 60% एंजियोस्पर्म्स में, 60% एंजियोस्पर्म्स में ये सेकेंड माइटोसिस स्टिग्मा के सरफेस पे होगा। ये तो एंथर के अंदर हुआ, फिर एंथर को रप्चर करते हुए पॉलन ग्रेन बाहर निकला 2 सेल लेके, और स्टिग्मा के ऊपर जब पहुंचेगा तो सेकेंड माइटोसिस होगा जनरेटिव सेल में, जिससे 2 मेल गैमेट बनेंगे। मतलब टोटल कितने सेल? 3। तो पहला माइटोसिस एंथर के अंदर हुआ, इन सिटू डेवलपमेंट। सेकेंड माइटोसिस स्टिग्मा के ऊपर हुआ, एक्स सिटू डेवलपमेंट। बाकी जो बचे हैं 40%, बाकी रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पहला माइटोसिस और दूसरा माइटोसिस दोनों एंथर के ही अंदर होता है। मतलब जब एंथर को रप्चर करते हुए पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा, ऑलरेडी उसमें 3 सेल रहेगा ही रहेगा। मतलब एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट रहेंगे ही रहेंगे। मतलब स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन पहुंचेगा तो कोई माइटोसिस नहीं होगा। मतलब वहाँ पूरा का पूरा 40% में पूरा का पूरा इन सिटू डेवलपमेंट हुआ है, इन सिटू डेवलपमेंट। ठीक है, अब स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा है। अब हम दिखाने वाले हैं कैसे पॉलिनेशन होगा, क्या होगा, ये हम बताने वाले हैं। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, आफ्टर रीचिंग हमने बताया कि 60% में ना 2 सेल्ड स्टेज में निकलता है पॉलन ग्रेन। तो एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। तो आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा सरफेस पे पहुंचा पॉलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब लिक्विड फ्रॉम द मॉइस्ट सरफेस। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पहुंचता है, स्टिग्मा का सरफेस मॉइस्ट होता है, गीला रहता है, तो उसके सरफेस से लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। कैल्शियम, बोरॉन और इनोसिटॉल रिक्वायर्ड फॉर पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए कैल्शियम, बोरॉन और इनोसिटॉल मिलता है, जो स्टिग्मा के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। स्टिग्मा का टिश्यूज सिक्रीट करता है उनको। पॉलन ट्यूब एराइज फ्रॉम इंटाइन। पॉलन ट्यूब जो होता है इंटाइन से निकलता है, पॉलन ग्रेन के इनर वॉल से, थ्रू जर्म पोर के थ्रू निकलता है। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, एम्बीबॉयड होता है। अब पॉलन ग्रेन में टोटल 3 सेल हो गए हैं। 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अभी हम पहले भी बता चुके हैं। अब पॉलन ट्यूब कैरी नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब के थ्रू नॉन मोटाइल मेल गैमेट जाता है। पॉलन ट्यूब के थ्रू गैमेट का ट्रांसफर होना साइफोनोगैमी कहलाता है। आपको हम पहले प्लांट किंगडम में बता चुके हैं। ट्यूब सेल मतलब वेजिटेटिव सेल, उसी से बनता है पॉलन ट्यूब, इसलिए बोलते हैं ट्यूब सेल। ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस होता है यही कंट्रोल करता है पॉलन ट्यूब ग्रोथ। ट्यूब सेल न्यूक्लियस कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को कंट्रोल करता है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। बात देखिए, उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, ये देखिए पॉलन ग्रेन था, तो इंटाइन से ही ये पॉलन ट्यूब निकलता है। इंटाइन से पॉलन ट्यूब निकलता है। ये कैलोज प्लग होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ट्यूब का न्यूक्लियस ये टिप है। तो कैलोज प्लग का काम है बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म को ट्यूब के अंदर नहीं जाने देना। ये साइटोप्लाज्म को रोकता है, तो साइटोप्लाज्म बहुत कम जा पाता है पॉलन ग्रेन में। अब देखोगे साइटोप्लाज्म बहुत कम जा पाता है ट्यूब के अंदर, कैलोज प्लग उसको रोक लेता है। तो एक टर्म यूज होता है पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी क्या है? पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी प्लांट्स। ध्यान देना, बहुत सारे प्लांट्स हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी
प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका पॉलन ग्रेन, और खासकर उनमें जो एनिमोफिलस पॉलेंस होता है, एनिमोफिलस पॉलन ग्रेन, एनिमोफिलस मतलब ऐसे पॉलन ग्रेन जिनका एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं एनिमोफिलस। तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी प्लांट्स कॉज सीवियर एलर्जी, बहुत खतरनाक टाइप का एलर्जी करा देता है। हे फीवर पढ़ा होगा आपने, हे फीवर करा देगा, एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, अस्थमा एटसेट्रा, ये सब करा देगा। अगर गलती से आपने पॉलन ग्रेन इनहेल कर लिया तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो जाता है, हे फीवर हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी एक टाइप का है, ये सब हो जाता है। एग्जाम्पल है पॉलन एलर्जी कराने वाले प्लांट्स हैं, जैसे पार्थेनियम हो गया, कैरेट ग्रास बोलते हैं इसको। ये गेहूं के साथ में बाहर से आ गया था, इंडिया में आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे ये एग्जोटिक स्पीसीज है ना, गेहूं के साथ में आ गया, इम्पोर्ट व्हीट के साथ में आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी क्वारंटाइन रेगुलेशन नहीं हुआ करता था। चिनोपोडियम बथुआ होता है, चिनोपोडियम हो गया, एमरंथस होता है चौलाई का साग खाया होगा। तो पार्थेनियम, चिनोपोडियम, एमरंथस, इन सब का पॉलन ग्रेन बहुत खतरनाक टाइप का एलर्जी कराता है, इसको पॉलन एलर्जी बोलते हैं। पॉलन प्रोडक्ट्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये स्टेरॉयड कंटेनिंग होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन सिरप्स, पॉलन ग्रेन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे पॉलन सिरप्स एंड पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। और पॉलन ग्रेन कंजम्पशन इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, जो दौड़ने वाले लोग होते हैं और जो घोड़ा दौड़ते हैं रेस में, उनको पॉलन ग्रेन अगर खिला दिया जाए तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी है बेटा। पॉलन वाइबिलिटी क्या है? द टाइम पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन अपॉन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा सरफेस कॉल्ड पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा, जैसे एंथर का डेhiscence हुआ, पॉलन ग्रेन बाहर निकला, अब वो निकलने के बाद स्टिग्मा के ऊपर पहुँचेगा तो वो जर्मिनेट करेगा ना। तो अब एक बार बताओ, एंथर से निकला पॉलन ग्रेन, मान लो स्टिग्मा पे ना गिरा, कहीं और गिर गया, तो वो कितनी देर बाद, मान लो कहीं और गिर गया, अब उसको आप उठा के स्टिग्मा के ऊपर रख दो तो जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड होता है कि डेhiscence से होने के बाद, एंथर के डेhiscence होने के बाद एंथर का निकलना और स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद जर्मिनेट करना, तो एक टाइम पीरियड में ही जर्मिनेट कर पाता है, उसी टाइम पीरियड को ही बोलते हैं हम पॉलन वाइबिलिटी। ये नहीं कि पॉलन ग्रेन अभी निकला है तो आप कई दिन बाद उठा के रख दोगे तो जर्मिनेट कर जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो पॉलन वाइबिलिटी वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जैसे फॉर सीरियल्स, जो गेहूं है, चावल है, मक्का है, इसमें 30 मिनट का होता है, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर का होता है। मतलब जैसे राइस का या गेहूं का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से, एंथर से निकला और मान लो ज़मीन पे गिर गया है, आप उसको ना आधे घंटे के अंदर अगर उठा के स्टिग्मा के ऊपर रख दोगे तो जर्मिनेट कर जाएगा, आधे घंटे के बाद अपना वाइबिलिटी लॉस कर देगा। और एसएलआर में, एसएलआर मतलब सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी फैमिली, आलू वाली फैमिली, लेग्यूम्स और गुलाब वाली फैमिली में, इसमें कई महीने का वाइबिलिटी होता है, 6-7 महीने का वाइबिलिटी होता है। मतलब 5-6 महीने बाद भी अगर आप पॉलन ग्रेन को उठा के स्टिग्मा के ऊपर रख दोगे ना कहीं से, तब भी वो जर्मिनेट कर जाता है, तो उसका वाइबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप ये सब एक बार नोट कर दो, लिख लो, आप ज़रा नोट कर लीजिए आप लोग। अब 1 मिनट हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं बेटा। पॉलन बैंक्स क्या होता है, आप देखिए। जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड, इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, कैन बी प्रिजर्व्ड इन viable conditions for longer periods
इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है, 196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन्स होता है बेटा, पॉलन ग्रेन्स को कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल कंडीशन, जीवित कंडीशन में फॉर लॉन्गर पीरियड्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। सच पॉलन स्टोरिंग सेंटर्स कॉल्ड पॉलन बैंक्स। तो पॉलन ग्रेन को स्टोर करने वाले जो सेंटर्स होते हैं ना, उनको हम पॉलन बैंक्स बोलते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब ये मेल वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे ओव्यूल के बारे में, पिस्टिल, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक के बारे में हम बात करेंगे। मेल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, फीमेल वाले के बारे में बात करेंगे। आप इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, हम बात करें पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल या कार्पेल, बात एक ही है। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ये फ्लावर का, फीमेल सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पेल्स। ठीक है, वन और मोर कार्पेल्स। एक कार्पेल है तो बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, मोर देन वन कार्पेल है तो मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। ये जो मल्टी कार्पेलरी है ये एपोकार्पस भी हो सकता है और ये सिनकार्पस भी हो सकता है। एपोकार्पस मतलब कार्पल्स फ्री रहेंगे, सिनकार्पस मतलब कार्पल्स फ्यूज्ड रहेंगे। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइकेलिया और सिनकार्पस का एग्जाम्पल है पेपेवर। पेपेवर होता है अफीम, ओपियम, जिसमें कार्पल्स फ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है। पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। पिस्टिल में 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर पॉलन ग्रेन्स। स्टाइल नेक पोर्शन होता है थ्रू विच पॉलन ट्यूब पास करता है ना, ये हम मार्फोलॉजी में बता भी चुके हैं। ओवरी जो होता है पिस्टिल का नीचे का सोलन पार्ट होता है, बेसल सोलन पोर्शन ऑफ द पिस्टिल कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल, जिसमें एक या एक से अधिक ओव्यूल होते हैं, वो होता है ओवरी। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम दिखा रखे हैं। ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल का पूरा नाम इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम होता है। देखिए मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल में आप देखोगे ये हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, टीएस दिखा रखा है, ट्रांसफर सेक्शन दिखा रखा है। तो ये ध्यान देना, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने दिखा रखा है। ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, ये उल्टा ओव्यूल हमने दिखा रखा है, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस। ये ओव्यूल है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस जो होता है ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, उल्टा ओव्यूल बना रखा है हमने, इन्वर्टेड ओव्यूल। और ये मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है बेटा। एनाट्रोपस जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है। तो इसमें आप देखोगे ओव्यूल में ये इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट आउटर लेयर जो होता है इंटेगुमेंट होता है। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड बनता है, ध्यान देना। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फल बन जाएगा और ओव्यूल सीड बन जाएगा। और ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है ये सीड कोट बना लेता है। इंटेगुमेंट जो होता है बेटा ये सीड कोट बना लेता है। और इंटेगुमेंट में आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है। आउटर, ये आउटर सीड कोट बना लेगा, ये इनर सीड कोट बना लेगा। और आप देखिए जहाँ से इंटेगुमेंट बनना शुरू होता है इसको बोलते हैं चलाजा या सी एंड, चलाजल एंड। ठीक है, ये ओव्यूल का बेसल पार्ट है। रियल में बताया नहीं था ये उल्टा ओव्यूल है, ये वाला पोर्शन नीचे रहता है, ये वाला पोर्शन ऊपर रहता है। तो ये बेसल पोर्शन है, जहाँ से इंटेगुमेंट बनना शुरू होता है वो चलाजा है। और ये माइक्रोपाइल है, दिख रहा है आपको, स्मॉल पोर दिख रहा है ना, ये पोर। माइक्रोपाइल जो होता है ये स्मॉल पोर होता है, जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, नहीं होता, वो स्मॉल पोर के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये ओव्यूल का अपर या एपिकल पार्ट या एपिकल एंड होता है, एम एंड या माइक्रोपाइलर एंड ये। और माइक्रोपाइल के ही थ्रू पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री करेगा, ध्यान देना। थ्रू माइक्रोपाइल
माइक्रोपाइल के ही थ्रू पॉलन ट्यूब जो होता है ना वो ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है। तो इसी के थ्रू पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाएगा, एंट्री करेगा। और देखिए यहाँ पे हमने लिखा न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? ओव्यूल का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ओव्यूल मेड अप ऑफ मैसिव पैरेन्काइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यूज या न्यूट्रिटिव सेल्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ओव्यूल का मोस्ट ऑफ द पार्ट मैसिव पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का बना होता है, जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। ये न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। तो ये स्टॉक दिख रहा है आपको, फ्यूनिकल या फनिकुलस दिख रहा है, अभी सबका काम बता देंगे आपको हम। और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियोसैक है। एम्ब्रियोसैक को ही हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक को ही बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, इसको आप लिख लो बेटा, नोट कर लो। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, अगला कंसेप्ट है फोटोपीरियोडिज्म का। तो फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। एक्चुअल में देखो लिखा है फोटो पीरियड, ये लिखा है फोटो पीरियड। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट मतलब दिन, डे टाइम। पीरियड, फोटो पीरियड। एक्चुअल में 24 घंटा जो होता है, 24 आवर्स जो होता है, 24 आवर्स में दिन और रात दो पीरियड होता है ना। दिन का पीरियड होता है, रात का पीरियड होता है। दिन और रात का एक साइकिल होता है। तो द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे, ध्यान देना, रिलेटिव लेंथ ऑफ डे, डे मतलब दिन का, फोटो वाला पीरियड। द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे इन 24 आवर साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, नाइट मतलब डार्क, इज कॉल्ड फोटो पीरियड। एंड द रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू फोटो पीरियड इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। एक्चुअल में 24 घंटे का जो दिन और रात का साइकिल होता है, पीरियड होता है, उसमें जो दिन वाला पीरियड होता है, डे वाला, दिन वाला जो पीरियड होता है, लाइट वाला जो पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं फोटो पीरियड। एंड रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू फोटो पीरियड इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। तो आप इसमें देखेंगे जैसे फ्लावरिंग हो गया, ध्यान दो, फ्लावरिंग हो गया, सीड का जर्मिनेशन हो गया, बोथ आर फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्सेस। ये दोनों फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स हैं। फ्लावरिंग और सीड का जर्मिनेशन होना, ये दोनों फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स हैं। लाइट क्या है? लाइट फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस है। और फ्लावरिंग होना और कुछ प्लांट में सीड का जर्मिनेशन होना, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं, ऐसे सीड को हम बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स, जिसमें सीड का जर्मिनेशन लाइट के प्रेजेंस में होता है ना। तो फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन इन सम प्लांट्स आर फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स। Concept of photoperiodism was given by गार्नर एंड एलार्ड। जो गार्नर और एलार्ड साहब थे, इन्होंने कंसेप्ट दिया था फोटोपीरियोडिज्म का वाइल स्टडिंग फ्लावरिंग, ब्रैकेट में लिखा है विद रेस्पेक्ट टू लाइट एक्सपोजर इन टोबैको प्लांट। टोबैको सॉ डे प्लांट होता है। एक्चुअल में ना गार्नर और एलार्ड दो साइंटिस्ट थे। ये टोबैको प्लांट में, टोबैको सॉ डे प्लांट होता है, तो टोबैको प्लांट में ये एक्चुअल में फोटो पीरियोडिज्म का स्टडी कर रहे थे। मतलब टोबैको प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए कितना लाइट चाहिए, कितना लाइट का रिक्वायरमेंट है, कितना लाइट का एक्सपोजर चाहिए फॉर फ्लावरिंग, उसका स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म का कंसेप्ट दिया। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 10 से 14 आवर्स का जो लाइट पीरियड होता है, 10 से 14 घंटे का जो लाइट पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ या क्रिटिकल फोटो पीरियड। आपको पता है, जाहिर सी बात है, हर जगह जैसे जो फोटो पीरियड होता है हर जगह सेम नहीं होता है ना। अब जैसे इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में 12 घंटा दिन होगा, 12 घंटा रात होगा, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। तो 10 से 14, 10 to 14 आवर्स का जो लाइट पीरियड होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ या क्रिटिकल फोटो पीरियड। दे क्लासीफाइड, दे मतलब गार्नर और एलार्ड, दे क्लासीफाइड प्लांट्स इन 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर फॉर फ्लावरिंग। मतलब किस प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए कितना लाइट चाहिए, कितना लाइट एक्सपोजर का रिक्वायरमेंट है, इसके बेसिस पे इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्या क्या प्लांट? 3 टाइप है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, 3 टाइप के हैं।
किस बेसिस पे? फ्लावरिंग करने के लिए कितना लाइट चाहिए इसके बेसिस पे। लॉन्ग डे प्लांट्स, ध्यान देना, LDPs लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, दिन लंबा है, ध्यान दो, लॉन्ग डे, दिन लंबा मतलब रात छोटी, तो लॉन्ग डे प्लांट्स का दूसरा नाम शॉर्ट नाइट प्लांट्स बोल सकते हैं ना। दिन लंबा मतलब रात छोटी। शॉर्ट डे प्लांट, ध्यान दो, शॉर्ट डे, दिन छोटा, दिन छोटा मतलब रात बड़ी। शॉर्ट डे प्लांट का दूसरा नाम क्या होगा? लॉन्ग नाइट प्लांट्स। तो बेटा ध्यान देना, दिन छोट, लॉन्ग डे प्लांट, दिन बड़ा मतलब रात छोटी, मतलब लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा दिन वाला पीरियड ज़्यादा चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, मतलब लाइट पीरियड ज़्यादा चाहिए। मतलब लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं दे रिक्वायर लाइट पीरियड मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ। ये जो क्रिटिकल डे लेंथ है 10 से 14 घंटे का, इससे भी ज़्यादा लाइट चाहिए तभी इनमें फ्लावरिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल है लॉन्ग डे प्लांट्स का, तो देखो लिखा है दे रिक्वायर लाइट पीरियड मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल है हेनबेन, स्पिनच, स्पिनच होता है पालक, रेडिश होता है मूली, ओट है, जई होता है ना जई, शुगर बीट, बार्ली, व्हीट, ये सब जो होता है ये सब लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं बेटा, ध्यान देना। इनमें फ्लावरिंग तभी होगा जब इनको 10 से 14 घंटे से भी ज़्यादा लाइट मिलेगा, तभी नाम पड़ गया लॉन्ग डे, दिन लंबा मतलब लाइट पीरियड ज़्यादा है। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग नाइट प्लांट, लाइट नाइट मतलब डार्कनेस, इनको डार्कनेस ज़्यादा चाहिए, लाइट पीरियड कम चाहिए होता है। तो देखो द रिक्वायर लाइट पीरियड मतलब फोटो पीरियड लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है राइस है, शुगर बीट है, ध्यान देना, शुगर केन, शुगर बीट तो यहाँ पे था, चुकंदर लॉन्ग डे प्लांट में आता है, शुगर केन शॉर्ट डे प्लांट में आता है, राइस, शुगर केन, टोबैको, सोयाबीन, ये सब जो होता है बेटा ये सब शॉर्ट डे प्लांट में आता है। ठीक है, ये सब आप याद रखना। तो इनको क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए। तो एक चीज़ ये बताओ, लॉन्ग डे प्लांट, दिन बड़ा चाहिए रात छोटा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गर्मी वाला सीजन है, दिन बड़ा होता है रात छोटी होती है, इसका मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स मोस्टली फ्लावरिंग करते हैं गर्मियों में। शॉर्ट डे प्लांट में देखिए दिन छोटा रात बड़ी, तभी फ्लावरिंग होगा। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ये विंटर ब्लूमिंग होते हैं, मतलब इनमें सर्दियों में फ्लावरिंग होता है, इनमें गर्मियों में फ्लावरिंग होता है ज़्यादातर केसेस में। डे न्यूट्रल प्लांट, न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल मतलब चाहे दिन हो या रात हो, इनके ऊपर फ्लावरिंग का लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दे फ्लावर इन ऑल डे लेंथ, दैट इज फ्लावरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट एक्सपोजर। इनमें फ्लावरिंग फोटो पीरियड या लाइट के इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी भी डे लेंथ में फ्लावरिंग कर सकते हैं। मतलब देर इज नो डे न्यूट्रल प्लांट्स में देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन फ्लावरिंग एंड लाइट एक्सपोजर। फ्लावरिंग और लाइट एक्सपोजर का इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ये किसी भी डे लेंथ में फ्लावरिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है तो किसी भी डे लेंथ में, मतलब ये 12 मासी होंगे, ये 12 महीने ये आपको मार्केट में मिलेंगे। जैसे कुकुम्बर है, टोमेटो है, मेज है, कॉटन है, ये मतलब आप देखोगे एक तरीके से 12 मासी होता है। ये किसी भी, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, किसी भी डे लेंथ में फ्लावरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग इंडिपेंडेंट है लाइट एक्सपोजर की। ठीक है, फ्लावरिंग और लाइट एक्सपोजर का कोई कनेक्शन नहीं है इनमें, ये न्यूट्रल प्लांट है। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, हम फिर आगे बात करते हैं। लिख लो आप। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये जो ओव्यूल होता है, ध्यान देना, ओव्यूल अटैच होता है ओवरी के वॉल से, ओव्यूल अटैच टू ओवरी वॉल थ्रू प्लेसेंटा। ओव्यूल को ओवरी के वॉल से अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और ओव्यूल प्लेसेंटा से जो अटैच होता है उसको अटैच करने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस, FUNICULUS, ये प्लूरल है, फनिकुलस सिंगुलर है ना। तो ओव्यूल ओवरी के वॉल से अटैच होगा प्लेसेंटा के थ्रू, और ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होगा फनिकुलस के थ्रू। फनिकुलस ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्टॉक है, ये डंडी है, ठीक है, इसी के हेल्प से ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है। और एक टर्म यूज होता है हाइलम। हाइलम क्या है? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फनिकल विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये जो फनिकल है, फनिकल
ओव्यूल से अटैच होता है, फनिकल ओव्यूल से अटैच होता है, और जो अटैचमेंट ऑफ पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, उसको बोलते हैं हाइलम। एक टर्म यूज होता है रैफे। रैफे क्या है? रैफे एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनिकल होता है। ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से एक एक्सटेंशन निकलता है ऐसे, जिसको बोलते हैं रैफे। रैफे ये गैसियस सप्लाई मेंटेन करता है, एक्सटेंशन होता है फ्यूनिकल का। न्यूसेलस देखो आप, ये लिखा है ना, ओव्यूल का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ओव्यूल मेड अप ऑफ मैसिव पैरेन्काइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। तो न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, न्यूट्रिटिव होता है। और एक टर्म यूज होता है ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर क्या है? आउटग्रोथ या एक्सटेंशन फ्रॉम द प्लेसेंटा या फ्यूनिकल। फ्यूनिकल या प्लेसेंटा से एक्सटेंशन या आउटग्रोथ निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ये एम एंड से निकलता है, माइक्रोपाइलर एंड से प्लेसेंटा या फ्यूनिकल से आउटग्रोथ निकलता है, जिसको ऑब्ट्यूरेटर बोलते हैं। विच डायरेक्ट्स द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। इसका काम क्या है? इसका काम है पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देना, अट्रैक्ट करना, डायरेक्ट करना, किसकी तरफ? ओव्यूल की तरफ। तो ये पॉलन ट्यूब को रास्ता देता है ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। एक टर्म यूज होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, वहाँ पे मेल वाले में था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बेटा होता क्या है? ये सारे सेल्स जो डॉट डॉट है, ये न्यूसेलस है, ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर है। माइक्रोपाइलर एंड मतलब एपिकल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड से कोई न्यूसेलस का एक सेल, न्यूसेलस तो कई सारे सेल का है ना, न्यूसेलस का कोई एक सेल इस साइड से माइक्रोपाइलर एंड से वो डिफरेंशिएट हो जाता है। डिफरेंशिएट होकर वो बना लेता है मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट्स इन मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट इन मेगास्पोर मदर सेल। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है बेटा, इसमें मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। और रिडक्शन डिवीजन से आप देखोगे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स टेट्राड हैप्लॉइड होंगे। और 4 में से बेटा होता क्या है? 3 डीजनरेट कर जाते हैं। 4 में से क्या होता है? 3 डीजनरेट कर जाते हैं। मैं से दिखा देते हैं, 4 बनते हैं और 4 में से ये 4 बने हैं, 4 में से 3 डीजनरेट्स, 3 मेगास्पोर जो होते हैं डीजनरेट कर जाते हैं। और 3 किधर से डीजनरेट करेंगे पता है? अभी हम बता देंगे। 3 डीजनरेट कर जाते हैं और सिर्फ बचेगा एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर्स, एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा बस, बाकी 3 तो डीजनरेट हो गए ना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना, टेट्राड का बनना, ये कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम MMC, मेगास्पोर मदर सेल, called megasporogenesis,
जेनेसिस, इसी प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर टेट्राड का बनना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। 4 में से 3 डीजनरेट हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया। तो 3 डीजनरेट कर जाएंगे। 3 किधर से डीजनरेट करेंगे पता है? फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड रहता है उधर से 3 डीजनरेट कर जाएंगे। सिर्फ एक फंक्शनल बचेगा। ये फंक्शनल वाला जो बचा है किधर का है पता है? फ्रॉम चलाजल एंड। चलाजल एंड का सिर्फ एक बचा है, बाकी माइक्रोपाइलर एंड के ना जो इस तरफ बनेंगे माइक्रोपाइलर एंड के 3 डीजनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, वो चलाजल एंड की तरफ होगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। तो यहां पे ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे बोर्ड पे जितना भी चीज़ बना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ डार्क पीरियड इंटरप्टेड बाय लाइट इन शॉर्ट डे प्लांट्स, ध्यान दो, जो शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट जिनको फ्लावरिंग करने के लिए दिन वाला पीरियड, लाइट वाला पीरियड कम चाहिए, डार्क वाला पीरियड ज़्यादा चाहिए। तो इफ डार्क पीरियड इंटरप्टेड बाय लाइट पीरियड इन शॉर्ट डे प्लांट्स, अगर शॉर्ट डे प्लांट्स को हम रात वाला जो पीरियड है, डार्क वाला पीरियड है, अगर उसमें हम लाइट का एक्सपोजर करा दें, देन फ्लावरिंग गेट इनहिबिटेड। देन शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगा ही नहीं, फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगा, ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, सिर्फ उसका हाइट बढ़ता रहेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होता रहेगा, फ्लावरिंग होगा ही नहीं, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। और इसका उल्टा, अगर इफ डार्क पीरियड इंटरप्टेड बाय लाइट एक्सपोजर इन लॉन्ग डे प्लांट्स, देन फ्लावरिंग प्रमोटेड या एक्सेलरेटेड। अगर बेटा लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए दिन वाला पीरियड ज़्यादा चाहिए, अगर लॉन्ग डे प्लांट को रात में भी हम लाइट दे दें, रात वाला पीरियड डार्कनेस में अगर हम लाइट दे दें, तो उसमें फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, जबकि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग रुक जाता है। इसका मतलब लॉन्ग डे प्लांट के लिए दिन वाला पीरियड ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था, क्रिटिकल था, और शॉर्ट डे प्लांट को रात वाला पीरियड ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्रिटिकल था। इसका मतलब दस डार्क पीरियड इज ऑल इक्वली क्रिटिकल, दस द डार्क पीरियड इज इक्वली क्रिटिकल फॉर फ्लावरिंग एज लाइट पीरियड। मतलब जैसे कि लाइट का ड्यूरेशन, लाइट महत्वपूर्ण होता है फ्लावरिंग करने के लिए, दिन वाला पीरियड, ऐसे ही इक्वली क्रिटिकल डार्क या नाइट वाला भी पीरियड होता है। इसका मतलब यही है। नोट में देखिए हमने लिखा है लीव्स, जो मेच्योर लीफ होता है। तो ये बताइए ये क्या कनेक्शन है भाई? मतलब लाइट के प्रेजेंस में फ्लावरिंग हो रहा है, क्या कनेक्शन है लाइट का और फ्लावरिंग का? और बेटा एक हार्मोन भी होता है, एक हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन बनता है जिसका नाम है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन जो होता है ये फ्लावरिंग कराने वाला हार्मोन होता है, हाइपोथेटिकल हार्मोन है। आज तक इसको किसी ने देखा नहीं है। तो क्या होता है देखिए, लीव्स मेच्योर लीफ, इमेच्योर नहीं, मेच्योर लीफ जो होता है आर द लाइट परसेप्शन, परसेप्शन मतलब रिसीव करने वाला, साइट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट है जो लाइट को रिसीव करेगा? लीफ करेगा। लीव्स आर द लाइट परसेप्शन साइट ऑफ द प्लांट एंड द रेस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाई फोटोरिसेप्टर पिगमेंट प्रोटीन। फोटोरिसेप्टर पिगमेंट प्रोटीन होता है, क्रोमो प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं फाइटोक्रोम। तो बेटा होता क्या है ना, लीव्स आर द लाइट परसेप्शन साइट ऑफ प्लांट। तो फोटो पीरियोडिज्म कराने के लिए, फ्लावरिंग कराने के लिए लीफ जो होता है लाइट को रिसीव करता है। तो ये बताइए लीफ में क्या होता है जो लाइट को कैप्चर करता है? पिगमेंट। उस पिगमेंट प्रोटीन को हम बोलते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो होता है ये क्रोमो प्रोटीन है, कलर्ड देने वाला प्रोटीन होता है, पिगमेंट प्रोटीन होता है, फोटो रिसेप्टर है, लाइट को रिसीव करने वाला प्रोटीन होता है फाइटोक्रोम। यही लाइट को रिसीव करता है, ये लीफ में होता है। तो होगा क्या, व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू लाइट स्टिमुलस, ए हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरिजन सिंथेसाइज्ड which is transported from the leaf to the shoot apex through phloem and shoot apex या shoot apical meristem get transformed in the floral meristem। तो होता क्या है बेटा, ये देखिए
ये लाइट स्टिमुलस आ रहा है, तो लीफ में फाइटोक्रोम पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स। यही पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, और लीफ में एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बनता है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन फ्लावरिंग कराने वाला हार्मोन है, आज तक इसको किसी ने देखा नहीं, इसलिए हाइपोथेटिकल है। ये लीफ में सिंथेसिस होता है और फ्लोएम के थ्रू ये सूट एपेक्स में पहुंच जाता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम में पहुंच जाता है, और सूट एपिकल मेरिस्टेम को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। अब फ्लोरल मेरिस्टेम से बेटा फ्लावर निकलेगा, लीफ नहीं निकलेगा, फ्लावर निकलेगा। तो देखिए फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है ना। तो देखिए सूट सिस्टम बन गया, ये फ्लावर बन गया। तो ये लाइट के प्रेजेंस में फ्लोरिजन का सिंथेसिस होता है, वही फ्लावरिंग कराता है ना। तो ये आपने कनेक्शन देखिए, लाइट का, फाइटोक्रोम का, फ्लोरिजन का क्या कनेक्शन है आपने देख लिया। और फाइटोक्रोम जो पिगमेंट है जो लाइट को रिसीव करता है, ये दो रूप में मिलता है, दो फॉर्म में, PR फॉर्म, PFR फॉर्म, ये दो फॉर्म में मिलता है। PR मतलब फाइटोक्रोम रेड, ये दो फॉर्म में मिलता है, PR और PFR फॉर्म। जो फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म में मिलता है। एक होता है PR फॉर्म मतलब फाइटोक्रोम रेड, और दूसरा होता है PFR फॉर्म मतलब फाइटोक्रोम फार रेड। PR फॉर्म ये प्रोटीन है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, PFR फॉर्म ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये एक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम का एक्टिव फॉर्म है, और PFR फॉर्म फाइटोक्रोम का इनएक्टिव फॉर्म है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, तो फोटो पीरियोडिज्म वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। वर्नेलाइजेशन, वर्नेलाइजेशन को स्प्रिंगिफिकेशन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान देना। वर्नेलाइजेशन जो होता है इसी को हम स्प्रिंगिफिकेशन भी बोलते हैं। और भी नाम है इसके, और भी नाम है वर्नेलाइजेशन, स्प्रिंगिफिकेशन। तो कंसेप्ट गिवन बाय लाइसेंको, एक साइंटिस्ट था लाइसेंको, इसने वर्नेलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। तो वर्नेलाइजेशन क्या है, वर्नेलाइजेशन का मतलब है कि अगर हम सीड को बोने के पहले, कुछ प्लांट हैं जिनमें सीड को बोने के पहले अगर हम उसको लो टेम्परेचर दे दें, लो टेम्परेचर स्टिमुलस दे दें, उसके बाद बोएं, तो सीड से जो प्लांट बनेगा, प्लांट में फ्लावरिंग क्या होगा, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर या चिलिंग स्टिमुलस, लो टेम्परेचर एक्सपोजर, लो टेम्परेचर स्टिमुलस या चिलिंग स्टिमुलस या कोल्ड स्टिमुलस कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। मतलब सीड को बोने के पहले लो टेम्परेचर दे दो, बो दो, उसमें जब फ्लावरिंग होगा प्लांट में तो फ्लावरिंग बढ़ जाएगा, यही वर्नेलाइजेशन होता है। लो टेम्परेचर स्टिमुलस परसीव्ड बाय मैच्योर शूट अपेक्स या एम्ब्रियो ऑफ द सीड। तो एक बार बताइए, फ्लावरिंग यहाँ भी हो रहा है, फ्लावरिंग फोटोपीरियोडिज्म में भी हो रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। फोटोपीरियोडिज्म में स्टिमुलस लाइट था, फोटो पीरियड था, यहाँ पे स्टिमुलस लो टेम्परेचर है, कोल्ड है। वहाँ पे लाइट का परसेप्शन साइट लीफ था, यहाँ पे परसेप्शन साइट एम्ब्रियो है, सीड का एम्ब्रियो है, या सीड में जो मैच्योर शूट अपेक्स होता है वो है। तो वर्नेलाइजेशन में भी बेटा हाइपोथेटिकल हार्मोन इन्वॉल्व है जिसका नाम है वर्नेलिन, VERNALIN। हाइपोथेटिकल हार्मोन इन्वॉल्व है जिसका नाम है वर्नेलिन। और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वर्नेलाइजेशन जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका उल्टा है डीवर्नेलाइजेशन। डीवर्नेलाइजेशन मतलब कोई सीड था, आपने उसको लो टेम्परेचर पे रखा था, वो स्टिमुलेट हो गया था, आप उसको फिर से हाई टेम्परेचर पे रख दो, कड़ी धूप में रख दो, तो उसका जो स्टिमुलेट हुआ था वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये उल्टा रिवर्स हो गया डीवर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन इज सीन इन विंटर एनुअल्स एंड बायनियल प्लांट्स। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। वर्नेलाइजेशन का एग्जाम्पल है विंटर एनुअल्स एंड बायनियल प्लांट्स। विंटर एनुअल्स में जैसे गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, जौ हो गया,
बाइनियल प्लांट्स में कैबेज है, कैरेट है, हेनवेन है, सुगर बीट है। ये बाइनियल प्लांट्स है, 2 सीजन का होता है ना। पहले सीजन में इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, सेकंड सीजन में इनमें रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ग्रोथ होता है। भले ही 2 सीजन का है लेकिन रिप्रोडक्शन एक ही बार होता है। ये एक ही सीजन का प्लांट है, एनुअल है, रिप्रोडक्शन इनमें भी एक ही बार होता है। मतलब चाहे विंटर एनुअल हो या बाइनियल प्लांट हो, ये दोनों मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब रिप्रोडक्शन एक ही बार होता है इनमें। ये दोनों होते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मतलब रिप्रोड्यूस ओनली वंस, एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं के 2 वैरायटी होते हैं, एक विंटर वैरायटी होता है, एक स्प्रिंग वैरायटी होता है। विंटर वैरायटी को विंटर में बोते हैं और इधर अप्रैल मिड समर में, अप्रैल मई के आसपास में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये जो स्प्रिंग वैरायटी है ये स्प्रिंग सीजन में बोया जाता है, वही मार्च के आसपास में, और ये बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन ये हार्वेस्ट कर लिया जाता है। करीब वही 5 महीने में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर ये जो स्प्रिंग वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी को ध्यान देना, ये जो विंटर वैरायटी है, विंटर वैरायटी वही नवंबर में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में अपने यहाँ विंटर वैरायटी बोते हैं। अगर विंटर वैरायटी को हम विंटर सीजन में ना बोकर स्प्रिंग वैरायटी के साथ में स्प्रिंग में बो दें मार्च में, तो पता है विंटर वैरायटी में फ्लावरिंग होगा ही नहीं। क्यों? इसको नवंबर दिसंबर का टेम्परेचर मिलना था सॉइल का, और आपने बो दिया मार्च में, तो इसको लो टेम्परेचर मिला ही नहीं ना, तो इससे फ्लावरिंग कहाँ हुआ? इसमें फ्लावरिंग रुक गया, इनहिबिट हो गया। तो यही था वर्नलाइजेशन। लो टेम्परेचर नहीं मिला तो फ्लावरिंग नहीं हुआ ना। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 12th का हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक या मेगा गैमेटोफाइट डेवलपमेंट की बात करें। फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियोसैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज पॉलीगोनम टाइप। ये मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक का मतलब सिंगल मेगा स्पोर से जो एम्ब्रियोसैक बनता है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। और पॉलीगोनम एक प्लांट है जिसमें ये रिपोर्ट हुआ था, इसलिए नाम पड़ गया मोनोस्पोरिक, इसलिए नाम पड़ गया पॉलीगोनम टाइप। तो पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक इज मोस्ट कॉमन, और ये मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक का मतलब है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक डेवलप्स फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है। 4 में से 3 तो डीजनरेट हो गए थे ना, 3 डीजनरेट हुए थे माइक्रोपाइल की तरफ से। जो एक बचा था वो चलाजल एंड की तरफ का वाला माइक्रोस्पोर था, इसलिए नाम पड़ गया चलाजल मेगास्पोर। तो एक ही मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बन रहा है, इसलिए नाम पड़ गया मोनोस्पोरिक। ये पॉलीगोनम में रिपोर्ट हुआ था। तो द न्यूक्लियाई ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है बाय 3 माइटोसिस। 3 बार उसमें माइटोसिस होगा, 3 बार माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और तब उसमें साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको बोलेंगे एम्ब्रियोसैक। तो मोस्ट कॉमनली एम्ब्रियोसैक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली एम्ब्रियोसैक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस अकर्स टू फॉर्म एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक बनाने के लिए 1 मियोसिस 3 माइटोसिस होता है, जिससे फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक बनता है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। ये हमने डायग्राम दिखा रखा है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का। तो ध्यान देना, सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये फीमेल गैमेटोफाइट का है, एम्ब्रियोसैक का है। इसमें ये चलाजल एंड की तरफ ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। सारे सेल्स हैप्लॉइड है, ध्यान देना। ऑल द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोसैक आर हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि इसके बनने के पहले ही मियोसिस हो चुका है। मियोसिस तो मेगास्पोर मदर सेल में ही हो गया था ना। तो जाहिर सी बात है जितने भी सेल्स हैं एम्ब्रियोसैक के सारे हैप्लॉइड होंगे फीमेल गैमेटोफाइट के। तो चलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे। ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। बीच में जो सेल होता है सेंटर में, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। एक सेल होता है सेंट्रल सेल बीच में। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है सेंट्रल सेल। इसमें 2 न्यूक्लियस होता है। देखिए 2 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस इधर से जाता है, एक न्यूक्लियस इधर से आता है।
पोल से आता है इसलिए नाम पड़ गया पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। जब 3 बार माइटोसिस हुआ था तो 8 न्यूक्लियस बना था बेटा, ये लिखा है। 8 में से एक न्यूक्लियस चलाजा से आता था, एक माइक्रोपाइल से, वो बीच में आ जाता था सेंट्रल सेल के अंदर, इसलिए उसको हम बोलते थे पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि वो अपोजिट पोल से आ रहा होता है, ठीक है। तो पोलर न्यूक्लियाई इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 2 न्यूक्लियस है सेंट्रल सेल में। सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, और ये एम एंड की तरफ आपको 3 सेल दिख रहे होंगे, 1 2 3। इन तीनों सेल को कलेक्टिवली बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में 3 सेल्स होते हैं बेटा, 3 सेल्ड होता है, और सारे हैप्लॉइड होते हैं, सारे सेल्स। 2 सिनर्जिड होता है और एक एग सेल होता है, ध्यान देना, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। अच्छा, ये 7 सेल है बेटा, 7 में सिर्फ ये जो आपका सिनर्जिड है ना, ये एग सेल है, आप देखोगे एग सेल फर्टाइल होगा, एग सेल फर्टाइल होगा और सेंट्रल सेल फर्टाइल होगा, बाकी सारे सेल स्टेराइल होते हैं। तो एग एपरेटस में 3 सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। जो एग सेल होता है, एग सेल या फीमेल गैमेट, ये फर्टाइल है, ये लार्जेस्ट सेल है एग एपरेटस का, लार्जेस्ट सेल ऑफ एग एपरेटस। ये एग एपरेटस का सबसे लार्जेस्ट सेल है। लेकिन अगर बात किया जाए कि पूरे एम्ब्रियो सैक का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तब होगा सेंट्रल सेल ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो सिनर्जिड है, 2 सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड को हम कोऑपरेटिव सेल भी बोलते हैं। ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स, या इनको हम कोऑपरेटिव या हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, हेल्पर सेल्स। सिनर्जिड को हम कोऑपरेटिव सेल्स या हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं। तो हम भले डायग्राम में कैसे भी दिखा दिए, लेकिन सिनर्जिड का साइज एग सेल से छोटा होता है। इन तीनों में ना सबसे बड़ा एग सेल का साइज होता है। और जो सिनर्जिड्स होते हैं बेटा, ये स्टेराइल सेल्स होते हैं, स्टेराइल सेल्स। ये सेल्स स्टेराइल होते हैं, सिनर्जिड के सेल्स जो होते हैं ना, ये स्टेराइल होते हैं। तो ये डायग्राम किसका दिखा रखा है? ये डायग्राम हमने दिखा रखा है एम्ब्रियो सैक का। ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। आप इसको बना लीजिए बेटा, आप इसको दिखा लो, बना लो। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, आप इसको बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज ध्यान देना, जो सिनर्जिड या कोऑपरेटिव सेल होता है, 2 सिनर्जिड है, 2 सिनर्जिड्स। तो 2 में से वो एक सिनर्जिड जो होता है, 1 सिनर्जिड starts to degenerate just आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के जस्ट बाद ही डिजेनरेट कर जाता है। एंड रिसीव, वही रिसीव करेगा, रिसीव पॉलन ट्यूब। वही जो डिजेनरेटिंग सिनर्जिड होता है वही पॉलन ट्यूब को रिसीव करता है बेटा, ध्यान देना। और दूसरा सिनर्जिड हेल्दी रहता है, हेल्दी वाला भी आगे चल के डिजेनरेट हो जाता है। और जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, अभी हमने बताया था, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, इसका काम क्या है? फिलीफॉर्म ऑपरेटस ये स्पेशल सेलुलर एक्सटेंशन या थिकनिंग है जो सिनर्जिड से निकलता है। इसका 2 काम है, एक तो ये न्यूसेलस से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, सक कर लेता है, पहली बात। और दूसरी, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को ये रास्ता दिखाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करने के लिए। ऑब्ट्यूरेटर ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के लिए रास्ता दिखाता है। और फिलीफॉर्म ऑपरेटस इसके अंदर क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करने का रास्ता बताता है। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो होता है, ये 2 काम है इसका, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये फिंगर लाइक होता है ना, ये फिंगर की तरह होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, फिंगर लाइक
एक्सटेंशन होता है फिलीफॉर्म apparatus। तो ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूसेलस, न्यूसेलस से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड गाइड द pollen tube to the egg cell। ये pollen tube को गाइड करता है एग सेल के पास, ठीक है। pollen tube को ये गाइड करने का काम करता है। आगे हम बताएंगे, इसको बताएंगे भी आगे हम। और आप देखोगे ये जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल, ये जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, आपको पता है। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये बात आपको पता है। तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई का आपस में ना फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन हो जाएगा कब? जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले की बात है। दोनों पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाता है, जिससे बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही हम बोलते हैं डेफिनिटिव न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को डेफिनिटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप। तो मेल वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, फीमेल वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of a flower के एंथर से to the stigma of either same flower or different flower called pollination। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो बेटा ध्यान देना, जब ये जो एंथर होता है ना, एंथर में आपने याद है हमने बताया था लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है, तो वहीं से एंथर रप्चर हो जाता है, फट जाता है और पॉलिन ग्रेन बाहर निकल जाता है। पॉलिन ग्रेन हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, बर्ड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, कैसे भी ना स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाता है। और स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गया तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये जो पॉलिनेशन होता है कैसे भी पहुंचेगा, बायोटिक या एबायोटिक एजेंट कैसे भी पॉलिन ग्रेन पहुंच जाएगा। ये जो पॉलिनेशन होता है आप देखेंगे, पॉलिनेशन 2 टाइप का हम आपको दिखा रहे हैं, 2 टाइप्स। एक है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को हम इनब्रीडिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा है एलोगैमी। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, आप देखिए pollen transfer from anther to stigma of same flower। एक ही फ्लावर में ना स्टिग्मा एंथर दोनों थे। इसका मतलब फ्लावर क्या था, ऑटोगैमी के लिए फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। ऑटोगैमी के लिए मेल फीमेल एक ही में होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये कोई प्लांट है,
और इसमें ये फ्लावर है, और इस फ्लावर में आप देखिए ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन मतलब ये स्टमेन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है मतलब ये पिस्टिल है, ठीक है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकला, और मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के ये फीमेल के ऊपर एक ही फ्लावर के अंदर पहुँच गया, तो ये ऑटोगैमी था, ठीक है। एलोगैमी में क्या होता है बेटा, तो स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। और जो एलोगैमी होता है, एलोगैमी दो टाइप का है, एक है ये जिटोनोगैमी और एक है ये जेनोगैमी। तो जिटोनोगैमी जो होता है इसमें आप देखोगे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ध्यान देना, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इसको बोलते हैं हम जिटोनोगैमी। और जिटोनोगैमी जो होता है ये क्योंकि एक ही प्लांट के दोनों हैं तो ये जेनेटिकली सेल्फ होगा, बट फंक्शनली या इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एयर के थ्रू यहाँ पे जाता है ना, तो इकोलॉजी वाले इसको क्रॉस बोलते हैं, जेनेटिक्स वाले इसको सेल्फ बोलते हैं, क्योंकि जीन तो मेल फीमेल दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और जेनोगैमी में क्या होता है, यहाँ प्लांट ही अलग अलग होगा, पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ different flowers present on different plant, अलग अलग प्लांट के ऊपर जो मौजूद है, इसको हम बोलते हैं जेनोगैमी। ये इकोलॉजिकली और फंक्शनली दोनों क्रॉस है, ये आप देखोगे ना, फंक्शनली एज वेल एज जेनेटिकली, फंक्शनली एंड जेनेटिकली दोनों तरीके से ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि अलग अलग प्लांट है तो जीनोटाइप भी अलग होगा और एजेंट भी इन्वॉल्व है, तो ये इकोलॉजिकली भी क्रॉस हो गया ना। तो ये जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा और प्लांट मोनोइसियस होगा ही। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट तो मोनोइसियस होगा ही होगा ना। एग्जाम्पल जैसे मटर हो गया, पी हो गया, चाइना रोज हो गया, हिबिस्कस, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें ऑटोगैमी होता है। तो आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसका जिटोनोगैमी और जेनोगैमी इन दोनों का भी हम एग्जाम्पल दिखा देंगे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए पहले बेटा, नोट कर लीजिए आप इसको। तो ये जो जिटोनोगैमी है, जिटोनोगैमी में प्लांट मोनोइसियस होगा, प्लांट मोनोइसियस एंड फ्लावर बाइसेक्सुअल, सॉरी फ्लावर जो होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा तो सेल्फ हो जाता है ना, यूनिसेक्सुअल। और जेनोगैमी में प्लांट डायोइसियस है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पे मौजूद है। मोनोइसियस मतलब एक ही प्लांट पे होना, प्लांट मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पे होंगे, तो जाहिर सी बात है फ्लावर तो हमेशा फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा ही होगा। अगर बाइसेक्सुअल, अगर मोनोइसियस प्लांट है तो फ्लावर
यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकता है। देखिए यूनिसेक्सुअल भी बाइसेक्सुअल भी, लेकिन अगर प्लांट ही डायोसियस है तो फ्लावर 100% यूनिसेक्सुअल ही होगा। जिटोनोगैमी का एग्जाम्पल जैसे मेज में हो गया, मक्के में आपको मिलेगा, कैस्टर में भी आपको यही मिलेगा, मेज में कैस्टर में भी आपको यही मिलेगा। और ये आपको मिलेगा मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। डेट पाम हो गया, पपाया हो गया, पपीते में देखो मेल फीमेल अलग अलग होता है, पपाया हो गया, मलबेरी हो गया, सहतूत खाया होगा, मलबेरी हो गया। आप इसको लिख लीजिए आप इसको, डेट पाम, पपाया और मलबेरी, उन दोनों में आपको ऐसे ही दिखाई देगा। जिटोनोगैमी इसमें हो गया, यहाँ पे जेनोगैमी हो गया। अब देखिए ज़रा, इसमें ये प्लांट है तो ये मान लीजिए मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर है ना, ये मेल फ्लावर है स्टेमन, ये फीमेल फ्लावर है पिस्टिल। तो मेल फ्लावर से बेटा पॉलन ग्रेन ये देखिए निकल के इसके ऊपर आ रहा है, मतलब एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर है लेकिन अलग अलग फ्लावर पे, एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर है लेकिन अलग अलग है। तो प्लांट मोनोइसियस है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। और यहाँ पे देखिए प्लांट ही अलग अलग है, पपीते में जैसे होता है प्लांट ही अलग अलग है, यहाँ पे स्टेमन है और यहाँ पे पिस्टिल है, प्लांट ही अलग अलग है ना। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के इसके ऊपर आके गिरेगा, तो ये जिनोगैमी हो गया। तो आज का जो क्लास है बच्चों, आज का क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम अगला लेक्चर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स अच्छे से पढ़िए और NCERT अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।